गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो चैप्टर हमारा चल रहा था हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स, इसको खत्म करने के लिए कार्य करेंगे। अब हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है वो है ये जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस नामक यौगिक हमने पढ़े, इनके उपयोग केमिस्ट्री के अंदर हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, निजी लाइफ में हम कहाँ कहाँ करते हैं, उनको हमें सीखना है। सो सबसे पहले हमारी हेडिंग आती है पॉली हैलोजन यौगिकों के उपयोग। हेडिंग पर अगर आप कंसंट्रेट करेंगे, पॉली पॉली मींस बहुत सारे, हैलोजन यौगिक यानी ऐसे रासायनिक यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या एक से अधिक हो, ऐसे यौगिकों के उपयोग की आज हम यहां पर चर्चा करेंगे। और जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। सो सबसे पहले हमारा जो कंपाउंड आता है वो है डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन या इसे मेथिलीन क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। बोर्ड पर ध्यान दें, मेथेन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH4। अगर इसमें से आप दो हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर देते हैं और इसके स्थान पर दो Cl परमाणु को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमें यौगिक प्राप्त हो जाता है CH2। दो हाइड्रोजन कम हुए तो 4 - 2 यानी कितने बचे 2, और दो Cl जुड़ गए Cl2। तो इट मींस हमारा जो ये था डाइक्लोरोमेथेन, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा CH2Cl2। ठीक इसी प्रकार से इसका एक जो नाम दिया गया है मेथिलीन क्लोराइड, इसको भी थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि CH4 को क्या कहते हैं हम, मेथेन, ठीक है। फिर यहां से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है CH3, दैट इज नोन एज मेथिल। और अगर आप एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH2 यानी मेथिलीन। तो चूंकि इसमें CH2Cl2 में हमें क्या दिया गया है CH2, इसलिए इसको हमने कहा मेथिलीन क्लोराइड। तो ये इसके रासायनिक सूत्र की चर्चा हो गई। अब बात करते हैं डाइक्लोरोमेथेन के हमारे निजी जीवन में उपयोग। तो सबसे पहला उपयोग, जैसे आप देखते हैं ना, पेंट होता है, पेंट घरों में आप क्या करते हैं नॉर्मली, पेट्रोल, मिट्टी का तेल या तारपीन के तेल को एज अ सॉल्वेंट, एज अ विलायक पेंट को घोलने में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल है, जो इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, उद्योगों में डाइक्लोरोमेथेन को पेंट को घोलने के लिए विलायक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रयोग एरोसोल्स में प्रणोदक के रूप में। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं। पहली बात तो एरोसोल क्या होता है, फिर प्रणोदक क्या होता है। एरोसोल्स दोनों का एग्जांपल आपको लेकर के चलते हैं। डिओड्रेंट का इस्तेमाल आपने किया होगा, तो जब आप डिओड्रेंट का ऊपर का ट्रिगर दबाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर से डिओड्रेंट बाहर निकलता है, राइट, ठीक है। वो जो डिओड्रेंट बाहर निकल रहा है वो है एरोसोल। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एयर प्लस सॉलिड, ठीक है ना। यानी उसमें वायु भी होती है और किसी विलायक के अंदर किसी विलय के कण जो है वो घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे विलयन जो प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरोसोल्स कहलाते हैं। डिओड्रेंट है, परफ्यूम है, ये इसके बिल्कुल साधारण से उदाहरण हो सकते हैं। और प्रणोदक क्या होते हैं, प्रणोदक वे पदार्थ हैं जो उनको तीव्रता के साथ उसकी कैन से बाहर निकालने के लिए काम में लाए जाते हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं, रासायनिक दृष्टिकोण से त्वचा के ऊपर जो आप लोग डिओड्रेंट का प्रयोग करते हैं वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसका कारण भी है कि उसमें मेथिलीन क्लोराइड जैसा हानिकारक रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है जो त्वचा के संपर्क में आने पर उसे जला देता है। तो स्टूडेंट्स, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये मेथिलीन क्लोराइड इतना हानिकारक होता है
कि अगर नेत्र के जो कॉर्निया होता है इसके संपर्क में आ जाए तो उसको भी ये जलाने की क्षमता रखता है। आमतौर पर कुछ लोग इसके प्रति एलर्जिक भी होते हैं डिओड्रेंट के प्रति, तो ये भी एक इसका बैड इफेक्ट है। एक और चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो पूरी बॉडी को साधने का काम करता है, जो एक तरीके से मस्तिष्क के सहयोगी के रूप में कार्य करने का काम करता है, उसको भी किसी ना किसी रूप से प्रभावित करता है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि इस प्रकार के यौगिकों को रासायनिक दृष्टिकोण से हमें उपयोग में नहीं लाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ट्राइक्लोरोमेथेन, और मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राई यानी 3 क्लोरीन, मेथेन के साथ में, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होगा CHCl3, ये इसका फार्मूला होगा। जनरली इसको हम अगर सामान्य दृष्टिकोण से देखें, सामान्यतः हम इसको क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। क्लोरोफॉर्म के उपयोग की बात करें तो एक उपयोग सबसे पहले आपको दिया हुआ है फ्रेयॉन प्रशीतक R22 बनाने में। अब ये प्रशीतक क्या होते हैं? प्रशीतक जो कूलिंग एजेंट होते हैं, आपने देखा होगा एसी के अंदर भी हम एक प्रकार की गैस का प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में भी हम जो गैसों का प्रयोग करते हैं। तो ये सब क्या है? ये एक प्रकार के कूलेंट्स होते हैं, यानी किसी पदार्थ को ठंडा करने वाले पदार्थ, वो क्या कहलाते हैं? प्रशीतक के नाम से जाने जाते हैं। तो एसीज में हम इनका इस्तेमाल आमतौर पर करते हैं। तो ट्राइक्लोरोमेथेन का उपयोग फ्रेयॉन प्रशीतक R22 बनाने में किया जाता है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग है पूर्व समय में चिकित्सा के अंदर सर्जरी करने के लिए काम में लाया जाता था। पहले क्या होता था, जो पेशेंट्स होते थे ऑपरेशन के समय उनको क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाता था। और स्टूडेंट्स, होता क्या था कि कभी कभी ऑपरेशन के दौरान ही उनको चेतना आ जाती थी, और कभी कभी वो इतनी अधिक मात्रा में दे दिया जाता था कि व्यक्ति परमानेंटली सो जाता था। तो इसलिए वर्तमान समय में क्लोरोफॉर्म का एक निश्चेतक मतलब मूर्छित करने वाले पदार्थों के रूप में उपयोग बंद कर दिया गया है, और अब इसके स्थान पर ईथर जैसे सामान्य यौगिकों का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल करके आता है, आपसे पूछा जाता है, आमतौर पर एग्जाम्स में पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन ये है कि क्लोरोफॉर्म को जब प्रयोगशालाओं के अंदर रखा जाता है तो हम क्या करते हैं? उसे रंगीन कांच की बोतलों के अंदर डांट लगा करके, यानी जो कॉर्क होती है उसको टाइटली फिट करके उसके अंदर कांच की बोतलों में रखते हैं। इसका क्या कारण है? ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसे मैं एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझाऊंगा। होता क्या है, जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला CHCl3, अगर आपकी कांच की बोतल का ढक्कन खुला रह जाए तो सीधे सीधे वो वायु के संपर्क में आ जाएगा। और अगर इसको आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं, ठीक है, तो एक यौगिक बनता है COCl2, दैट इज नॉन एज फास्जीन। और ये एक विषैली गैस होती है। कैसी गैस है? विषैली गैस है। और साथ साथ हमें जो हाइड्रोजन थी वो एक क्लोरीन परमाणु के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेती है? HCl का निर्माण करती है। तो आप यहां देख रहे हैं कि अगर क्लोरोफॉर्म की शीशी का ढक्कन खुला रह जाए और उसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया जाए तो क्लोरोफॉर्म वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके फास्जीन नामक एक जहरीली गैस का निर्माण करता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब इसको लेबोरेटरी के अंदर रखते हैं ताकि फास्जीन का निर्माण ना हो, रंगीन कांच की बोतलों में कॉर्क लगा करके इसको रखा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तीसरा जो महत्वपूर्ण यौगिक है हमारे पास में आयोडोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म का ही भाई है। यहां से बस क्लोरीन हटा दीजिएगा, आयोडीन लगा दीजिएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? CHI
3 आयोडोफॉर्म, या इसे आप क्या कह सकते हो, जैसे आपने इसको कहा ट्राइक्लोरो, इसको कहो ट्राई आयोडोमेथेन, क्या नाम हो जाएगा, ट्राई आयोडोमेथेन, ये CH3 का नाम हो गया। अब इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पूर्तिरोधी के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पूर्तिरोधी तो शायद शब्द आपके लिए अटपटा सा होगा, लेकिन आप एंटीसेप्टिक शब्द जरूर समझते होंगे। तो एज ए एंटीसेप्टिक इसका इस्तेमाल किया जाता था। क्यों, ये आयोडोफॉर्म का गुण नहीं है, बल्कि आयोडोफॉर्म क्या करता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान आयोडीन मुक्त करता है, और आयोडीन की उपस्थिति के कारण इसको हम एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहां भी एक बैड पॉइंट है, और वो ये है कि आयोडोफॉर्म की जो गंध होती है वो अरुचिकर होती है, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं होती, बदबूदार कह सकते हैं आप इसे, एक बैड स्मेल लिए हुए होता है। इसलिए वर्तमान समय में आयोडोफॉर्म के स्थान पर आयोडीन के अन्य यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। एक और चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसका जो फार्मूला लिखते हैं, कार्बन यानी C, टेट्रा यानी 4, और क्लोरीन तो इसका फार्मूला हो गया CCl4, या आप इसे टेट्राक्लोरो, और एक कार्बन को मैथ कहेंगे ना, तो इसलिए इसको आप क्या कह सकते हैं, टेट्रा क्लोरोमेथेन के नाम से भी जान सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इधर 5वें नंबर पर आपको दिया गया है फ्रेयॉन। ठीक है, फ्रेयॉन का जो फार्मूला होता है, ये मेथेन या एथेन का क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न है, यानी हाइड्रोजन की चारों संयोजकताएं Cl और फ्लोरीन से आपको रिप्लेस कर दी है, तो यौगिक हमें प्राप्त हो जाता है CF2NCl2। ये फ्रेयॉन का फार्मूला है। दोनों यौगिकों की अगर मैं संयुक्त रूप से बात करूं, तो ये वातावरणीय दृष्टिकोण से बहुत ही आप कह सकते हैं अच्छे यौगिक नहीं है। कारण कि जब ये वायुमंडल में मुक्त होते हैं, तो वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल में जो ओजोन की लेयर पाई जाती है, जो ओजोन परत पाई जाती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और फ्रेयॉन दोनों इस प्रकार के यौगिक हैं कि ये उस वायुमंडलीय ओजोन से अभिक्रिया करके उसे घोल देते हैं, यानी उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि जैसे ही वायुमंडल से ओजोन लेयर खत्म होती है, तो सूर्य के प्रकाश की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचने लगेंगी, और जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देंगी। साथ साथ मनुष्य अगर इसके संपर्क में आएगा तो उसकी त्वचा बर्न हो जाएगी, और त्वचा के कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इसको वातावरणीय दृष्टिकोण से दोनों यौगिकों को अच्छा नहीं माना जाता। सबसे लास्ट टॉपिक आता है हमारा 5वां, इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने लगाया हुआ है DDT। ठीक, जरा सबसे पहले मैं इसके एक तो रासायनिक नाम और एक रासायनिक सूत्र, ये दोनों चीजें इसकी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाता हूं। तो इसमें क्या होते हैं, 2 बेंजीन वलय होते हैं, एक ये रहा, ये बेंजीन वलय है, इस पर एक क्लोरीन परमाणु है, और मैंने इसको यहां तक मिला दिया। एक और बेंजीन वलय मैं यहां पर जोड़ रहा हूं, देखिए ध्यान से, एक छोड़ करके एक डबल बॉन्ड, ये Cl, एक कार्बन हमारा यहां पर है, तो कार्बन की 4 संयोजकताएं, एक ये रही, 2, 3 और चौथी संयोजकता को मैंने संतुष्ट किया हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा। आगे बढ़ता हूं, यहां भी एक कार्बन मैं मान करके चलता हूं, और यहां पर एक क्लोरीन Cl, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, और इस तरह से दूसरे कार्बन की भी मैं संयोजकताओं को कंप्लीट कर देता हूं। ये इसका बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। जरा मैं इसके IUPAC नेम की बात करता हूं, तो आप ध्यान देंगे जरा, 1 और 1 2 कार्बन की श्रृंखला को आप क्या कहते हैं, एथेन। राइट, आपने क्या कहा, एथेन। तो यहीं से इसके नाम की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये दूसरे कार्बन पर ये 2 फेनिल समूह जुड़े हुए हैं, और इन फेनिल समूह की ये वाली ऑर्थो, ये मेटा, और ये कौन सी पोजीशन हो गई, पैरा। अब इन दोनों वलय को कैसे अलग करें, इसको मैंने कहा पैरा, इसको कह रहा हूं मैं पैरा डैश।
है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करता हूं P एंड P डैश, यानी पैरा और पैरा के एब्रीवेशंस मैंने ले लिए, ठीक है। तो पैरा और पैरा डैश क्या, डाइक्लोरो, आप देखेंगे दो क्लोरीन है वहां पर, एक ये रहा, दो फेनिल, फिर मैंने कहा डाई फेनिल, ठीक है। और इस वाले कार्बन पर कितने, ट्राई यानी 3 क्लोरो, और कितने कार्बन थे टोटल नंबर ऑफ 2, तो इसका नाम हो गया एथेन। तो ये इसका रासायनिक नाम हमें प्राप्त हुआ। फिर दोबारा रिपीट करता हूं मैं, पैरा पैरा डैश यानी पैरा पैरा डैश, डाइक्लोरो तो एक क्लोरीन ये, एक ये, डाइफेनिल एक फेनिल समूह ये, एक ये, ट्राइक्लोरो 1 2 3, ठीक है, और 2 कार्बन उपस्थित होने के कारण एथेन। तो एग्जाम में आमतौर पर क्या होता है, इसके रासायनिक नाम डीडीटी के और रासायनिक सूत्र की चर्चा कर लेते हैं। यहां से भी दिखाई दे रहा है डी फॉर डाई, है ना, यानी डाइफेनिल, फिर डाइक्लोरो, ठीक है, और टी स्टैंड्स फॉर ट्राइक्लोरो और एथेन। तो इस तरह से इसके रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र दोनों आपको स्पष्ट हो चुके होंगे। उपयोग की बात करता हूं तो पहले इसको बहुत सस्ते कीटनाशी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, फसलों के ऊपर राख में मिला करके आमतौर पर हमने देखा होगा पुराने टाइम में, अब से कई साल पहले इसको फसलों के ऊपर छिड़क दिया जाता था। मलेरिया के जो मच्छर होते हैं उनको भी नष्ट करने के लिए इसका उपयोग में लाया जाता था, बड़ा सस्ता कीटनाशी था। लेकिन इसकी एक कमी थी, इसका स्थायित्व बहुत अधिक होता है, और उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि जब आप इसे फसलों के ऊपर छिड़कते हो तो बरसात के पानी के साथ ये बह करके नदियों के पानी में पहुंच जाता था, वहां से नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं के शरीर में प्रवेश कर जाता था, और अगर किसी तरह से ऐसी फसलों को या ऐसे जीव जंतुओं को जिन तक ये पहुंच चुका हो, मनुष्य अगर उनका सेवन कर ले तो अंततः इसका जो अंतिम शिकार होता था वो कहीं ना कहीं मनुष्य होता था। तो इसलिए इसके अधिक स्थायित्व के कारण, क्योंकि ये केमिकली डिकम्पोज नहीं होता, रासायनिक रूप से अपघटित नहीं होता, इसी कारण गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको वर्तमान समय में प्रतिबंधित कर दिया है। तो यहां पर अगर मैं पॉलीहेलोजन यौगिक रूप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं, फिर मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा। मेरे दृष्टिकोण से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में ढक्कन खोल करके क्यों नहीं रखा जाता, या मैंने दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा था कि प्रयोगशालाओं के अंदर क्लोरोफॉर्म की शीशियों को हम क्या करते हैं, रंगीन कांच की बोतलों में एयर टाइट बंद करके रखते हैं, क्यों? तो उसका कारण फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अतिक्रिया करके फास्जीन नामक एक विषैली गैस का निर्माण करता है, इसीलिए हम उसको रंगीन कांच की बोतलों में एयर टाइट करके रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा जो महत्वपूर्ण था वो डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप देख सकते हैं पैरा पैरा डैश, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। और अगर इसके संरचना सूत्र की बात करूं तो आपको ध्यान देंगे 2 बेंजीन रिंग है, उनकी पैरा और पैरा डैश पोजीशन पर 2 क्लोरीन है, एक और एक 2 कार्बन हमने यहां पर लिए हुए हैं, और इस वाले कार्बन को हमने उसकी 3 संयोजकताओं को संतुष्ट किया है 3 क्लोरीन परमाणुओं के साथ। तो इस तरह से पॉलीहेलोजन यौगिक के उपयोग हमारे निजी जीवन में क्या है वो समाप्त होते हैं। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का जो चैप्टर है आपका कंप्लीटली फिनिश्ड हो चुका है। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी चीज को अच्छे तरह से ग्रिप करने के लिए आपको क्या करना है, जो दी गई इक्वेशंस हैं उन्हें लिख लिख करके याद करनी है, और एक से अधिक बार आपको वीडियोस को सुनना है, और साथ साथ अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करते चलना है। तो इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आई होप कि आपके पास तक ये टॉपिक्स बड़ी आसानी से चले जाएंगे। फिर भी अगर किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं,
मैं नंबर यहां पर दे रहा हूं अपना, मेरा नंबर है 9759287355। आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पर आप इस नंबर पर वीडियो कॉल के माध्यम से, चाहे मैसेज के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। जब तक मुझे आपकी प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी तब तक मैं उसको आसानी से हल नहीं कर सकता। आई होप कि आप सख्त परिश्रम करेंगे। कीप एंजॉइंग योर स्टडीज। जय हिंद।